कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ एमसीयू सो फार। और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इमोशन भरी और काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरी थी और इसे हम मिनी एवेंजर्स भी कह सकते हैं। और इसी मूवी में मार्वल ने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं अपनी हर एक मूवी की तरह, तो आज हम इन्हीं डिटेल्स को स्पॉट करने वाले हैं। सो हेलो, दिस इज मिस्टर राजपूत एंड यू वाचिंग कॉमिक राजपूत। मूवी की शुरुआत होती है 1991 से, जहाँ पे हमें पहली झलक मिलती है विंटर सोल्जर की। और अगर हम विंटर सोल्जर को ध्यान से देखें तो उसके हार्ट के ऊपर और उसकी हिप के पास दो डिवाइसेस लगे हुए हैं जो कि ग्लो कर रहे हैं और इनके साथ कुछ वायर्स कनेक्टेड हैं जिन्हें कि हम पीछे क्लियरली देख सकते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि हाइड्रा विंटर सोल्जर की हार्ट बीट और उसके पूरे बॉडी फंक्शन को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है और उसे पूरी तरह से हेल्दी रख रहा है। और उसके बाद हाइड्रा का एक सोल्जर आकर विंटर सोल्जर की बुक निकालता है, लेकिन उससे पहले वो एक कोड डायल करता है जो कि है 17826। और अगर इसे अल्फ़ाबेट में देखें तो एक का तो कोई भी मतलब नहीं होता क्योंकि एक में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता, लेकिन 7 पे आता है S, 8 पे आता है T, 2 पे आता है A एंड 6 पे आता है N। और इसे हम मिलाकर देखें तो बनता है 1 स्टैन, और ये रेफरेंस है हमारे प्यारे स्टैन ली को। और उसके बाद हाइड्रा का जो सोल्जर बकी बांस को उसके मिशन के लिए डिप्लॉय करता है और वो कुछ शब्द बोलता है जिससे कि बकी उस मिशन को करने के लिए राजी हो जाता है। और उसमें से एक नंबर था 70, जो कि रेफरेंस है बकी बांस के बर्थडे का। उसका बर्थडे था 10 मार्च 1917 में। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही सोल्जर है जिसे आगे चलकर जीमो ढूंढता है और उसे मार डालता है और उससे वो बुक ले लेता है। और इसके अलावा जीमो जो बॉक्स निकालता है उसके बॉक्स के ऊपर हाइड्रा का सिंबल बना होता है और यहाँ तक कि उस फाइल के ऊपर भी जो वो फाइल पढ़ रहा होता है। और इसके अलावा उस हाइड्रा फैसिलिटी में जो सोल्जर थे उनके पास भी एक एक आई कार्ड था जिसके ऊपर की हाइड्रा के निशान बने हुए थे। और जिस मशीन से बकी बांस का ब्रेन वॉश किया जाता है ये वही सेम मशीन है जो कि विंटर सोल्जर यानी कि कैप्टन अमेरिका 2 में बकी का माइंड वॉश करने के लिए यूज हुई थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सुपर सोल्जर सीरम। तो अगर आप इन सुपर सोल्जर सीरम्स को ध्यान से देखो तो इनके ऊपर एक मेजरमेंट के कप की तरह इस सुपर सोल्जर की क्वांटिटी मेंशन की हुई है, जैसे कि 50, 100, 150 एंड 200। इसके बाद हम देखते हैं इस मूवी की फर्स्ट फाइट। पर इस फाइट से पहले वांडा कॉफ़ी पी रही होती है और अगर आप इस चम्मच को ध्यान से देखें तो इसमें आपको इस मूवी का कैमरामैन दिखाई देगा। हालांकि ये कोई डिटेल नहीं है, ये एक मिस्टेक थी जो कि मार्वल से शूट गई, लेकिन मैंने सोचा कि हमें ये भी इस वीडियो में कवर करनी चाहिए। और इसके बाद हाइड्रा जिस बेस के ऊपर अटैक करते हैं वो एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस, और यही से हाइड्रा के मेंबर बायोलॉजिकल बॉम्ब लेने आते हैं। और इसके बाद जब हाइड्रा के बंदे वो जहरीली गैस लैब के अंदर फेंकते हैं तो अगर आप ध्यान से देखो तो लैब के अंदर जितने भी लोग भाग रहे हैं उन्होंने लैब कोट पहने हुए हैं, यानी कि वो साइंटिस्ट हैं जो कि अपना काम कर रहे थे। और बाहर जितने भी सिविलियंस मरे थे वो नॉर्मल कपड़ों में थे, यानी कि वो साइंटिस्ट नहीं थे। और इसके बाद जब कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है तो वो एक हाइड्रा के बंदे को जब मारने वाले होते हैं अपनी शील्ड से, तो पहले वो अपनी शील्ड को आगे करते हैं बिना ये जाने कि वो उसके ऊपर शूट नहीं कर रहा। लेकिन ये एक बहुत ही अमेजिंग डिटेल थी मार्वल की तरह से इस मूवी को पूरी तरह से रियलिस्टिक दिखाने के लिए। और इसके बाद सैम जब अपना ड्रोन छोड़ता है स्कैनिंग करने के लिए तो वो 3rd फ्लोर के ऊपर पूरी स्कैन करता है और जब उसे रामनॉफ मिल जाता है तो वो 1 सेकंड के लिए उसका स्कैन उसके ऊपर पॉज होता है। और इसके बाद जब वांडा अपनी पावर्स के साथ जहरीली गैस को उस बिल्डिंग से बाहर निकालती है तो उस गैस को बाहर निकालते वक्त वो अपनी पावर्स का यूज कर अपने पीछे भी एक शील्ड बनाती है और वो शील्ड उसे पीछे लगने वाली बुलेट से उसे बचा रही है। और उसके बाद जब अवेंजर्स हाइड्रा का पीछा करते हैं तो सैम उन्हें उनके बारे में इन्फॉर्म देता है कि वो अलग अलग हो चुके हैं। और तभी वहां पर ब्लैक विडो आती है और वो कहती है कि ऑन योर लेफ्ट, जो कि रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में जब कैप्टन अमेरिका ने यही बात सैम को मूवी की स्टार्टिंग में कही थी। तो जब अवेंजर्स हाइड्रा के मेंबर्स का पीछा कर रहे थे तो उन मेंबर्स में से एक ये भी था। और हाइड्रा का ये मेंबर इससे पहले कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी अपीयर हो चुका है। जी हाँ, ये बंदा इससे पहले कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के एलिवेटर सीन में अपीयर हो चुका है। और इसके बाद फैल्कन अपने रेड विंग से हाइड्रा के दूसरे मेंबर को नॉकआउट करता है। और ये मेंबर कोई आम इंसान नहीं बल्कि यह थैनोस था। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ। तो 2012 में जो अवेंजर्स आई थी तो उस अवेंजर्स के मिड क्रेडिट सीन में जो थैनोस अपीयर हुआ था उस थैनोस के मोशन कैप्चर्स दिए थे इस एक्टर ने, और इस एक्टर का नाम है डेमियन पॉइटर। और डेमियन ने ही 2012 के एवेंजर्स के थैनोस के मोशन कैप्चर्स दिए थे। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि फैल्कन ने थैनोस को 2016 में ही मार दिया था। और उसके बाद जब कैप्टन अमेरिका रोमनॉफ को पकड़ते हैं तो रोमनॉफ कैप्टन अमेरिका को बकी के बारे में बताता है और कैप्टन अमेरिका उसी वक्त थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है और अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और यही सेम टेक्निक कैप्टन अमेरिका ने यानी कि स्टीव रॉजर ने एवेंजर्स एंड गेम में भी यूज करी थी अपने आप के ऊपर जब वो अपनी पास्ट सेल्फ के साथ लड़ रहा होता है। Bucky is alive. उसके बाद जब कैप्टन अमेरिका न्यूज़ देख रहे होते हैं वकांडा की, तो उसी के पास हम एक ड्राइंग पड़ी देख सकते हैं। और अगर आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखो तो ये एक मंकी की ड्राइंग है और ये मंकी की ड्राइंग
खुद स्टीव रॉजर्स ने बनाई थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर यानी कि कैप्टन अमेरिका 1 में। और उसके बाद न्यूज वाले एक मैप दिखाते हैं जिसमें कि वकांडा कंट्री को दिखाया जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैप में वकांडा कंट्री के साथ एक और कंट्री युगांडा को भी मेंशन किया गया है। और मार्वल यूनिवर्स में भी युगांडा कंट्री एग्जिस्ट करती है। और कॉमिक बुक्स में युगांडा कंट्री के ऊपर कब्जा करता है ब्लैक पैंथर का दुश्मन किलमॉन्गर। और कॉमिक बुक्स में किलमॉन्गर युगांडा कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उसकी पूरी फोर्स को अपने साथ मिलाकर वकांडा के ऊपर अटैक करने के लिए एक प्लान बनाता है ताकि वो वकांडा कंट्री को हरा सके युगांडा कंट्री की हेल्प से और फिर वकांडा कंट्री के ऊपर विराज कर सके। और इसके बाद जब स्टीव रॉजर वांडा को मिलने उसके रूम में आते हैं तो हम उस रूम के वॉल के ऊपर एक छोटे बच्चे की पिक्चर टंगी हुई देख सकते हैं। और ये पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि पेट्रो यानी कि क्विक सिल्वर के बचपन की है। और उसके बाद जब पैगी कार्टर की डेथ हो जाती है तो कैप्टन अमेरिका उनके फ्यूनरल में जाते हैं तो वहां पर एक ओल्ड आदमी होता है। तो काफी लोगों का ये कहना है कि ये ओल्ड आदमी कोई और नहीं बल्कि अवेंजर्स एंड गेम का कैप्टन अमेरिका था। लेकिन बाद में ये रिवील कर दिया गया कि ये आदमी का अवेंजर्स एंड गेम वाले कैप्टन अमेरिका के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और ये कोई और पर्सन था और ये एक जस्ट कॉन्सिडेंस था। और उसके बाद जब ब्लैक पैंथर की एंट्री होती है मूवी में तो हम ब्लैक पैंथर के फादर टीचाका के हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई देख सकते हैं। और यही सेम अंगूठी ब्लैक पैंथर की मूवी में किलमॉन्गर ने भी अपने गले में पहनी हुई थी। और उसके बाद जब टीचाका की डेथ हो जाती है तो ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानोफ टीचाला यानी कि ब्लैक पैंथर को हौसला देने के लिए उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि टीचाका के साथ जिसने भी ये किया है टास्क फोर्स उसे जरूर ढूंढ लेगी। और उस वक्त ब्लैक विडो ने टास्क फोर्स का पूरा नाम नहीं लिया था लेकिन हम उस टास्क फोर्स का पूरा नाम देख सकते हैं। उसी के पास खड़े एक आदमी ने एक जैकेट पहनी हुई है उसके ऊपर जिसका नाम है द जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स। और इसके बाद शुरू होता है एक फाइटिंग चेस सीन जिसमें कि विंटर सोल्जर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जंप करता है। और एक्चुअली में ये स्टंटमैन ने स्टंट बाकी में किया था लेकिन रस्सियों के साथ। और जब वो स्टंटमैन दूसरी बिल्डिंग के पास पहुंचने वाला होता है तो उसके बाद ये स्टंट रुक जाता है रियल लाइफ में। तो इसे मूवी में कवर करने के लिए मार्वल वालों ने बड़ी ही चालाकी से कैमरे को थोड़ा सा शेक कर इस सीन को दूसरे सीन के साथ मर्ज कर दिया था। और आप स्लो मोशन में अगर ये देखें तो आपको साफ साफ रियलाइज होगा कि ये दोनों अलग अलग सीन है। और उसके बाद जब ब्लैक पैंथर विंटर सोल्जर के ऊपर अटैक करता है तो वो जरा भी आवाज नहीं करता। ये इसलिए क्योंकि उसके सूट और उसके बूट जरा भी आवाज नहीं करते कोई भी मूवमेंट करने में। और ब्लैक पैंथर जितनी बार भी लैंड करता है उसके शूज जरा भी आवाज नहीं करते। और इसके बाद जब ब्लैक पैंथर में विंटर सोल्जर के बीच फाइट होती है तो उस फाइट में ब्लैक पैंथर अपना पंजा विंटर सोल्जर की आर्म के ऊपर मारता है और विंटर सोल्जर की जैकेट वहां से पूरी तरह से फट जाती है लेकिन उसकी आर्म को कोई भी डैमेज नहीं होता क्योंकि वो मेटल की आर्म थी। और गाइस ये नेक्स्ट डिटेल बहुत ही अमेजिंग है। तो जैसे कि विंटर सोल्जर एंड ब्लैक पैंथर के बीच फाइट हो रही होती है और इसी फाइट को मार्वल ने बहुत ही कंटिन्यूसली दिखाया है अपने तीनों सीन में। यानी कि पहला सीन ये जब क्लोजअप वाला जिसमें ये दोनों फाइट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं ये कैप्टन अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन में खड़े हैं जो हमने क्लोजअप में देखी थी। और उसके बाद जब दोबारा से ये सीन शुरू होता है तो फिर से वो उसी सीन से शुरू होता है जहां से हमें कैप्टन अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब दिखाया गया था। और इसके बाद जब वॉर मशीन की एंट्री होती है तो हम वॉर मशीन के सूट के ऊपर काफी डिटेल्स देख सकते हैं इस मूवी में। तो सबसे पहले डिटेल है ये 003 की। तो एक्चुअली में ये वॉर मशीन के सूट का नंबर है यानी कि ये तीसरा सूट है वॉर मशीन का। मतलब कि पहला सूट वॉर मशीन ने पहना था आयरन मैन 2 में और दूसरा उसने सूट पहना था आयरन मैन 3 में एज ए आयरन पैट्रियन और तीसरा उसने पहना है सिविल वॉर में। और इसके अलावा वॉर मशीन की राइट साइड के चेस्ट के ऊपर अल्ट्रॉन के हेड बने हुए देख सकते हैं। और ये एक्चुअली में रेफरेंस है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में वॉर मशीन ने कितने अल्ट्रॉन को टेक डाउन किया था। और ऐसा रियल वर्ल्ड में भी मिलिट्री के एयरफोर्स के पायलट के साथ किया जाता है। वो जितने ज्यादा जेट्स को टेक डाउन करते हैं उतने ही जेट्स के टैटूज और सिंबल्स उनके जहाज के ऊपर बना दिए जाते हैं। ये एक तरह से रिस्पेक्ट पे करी जाती है उन सोल्जर्स को। तो क्योंकि वॉर मशीन भी एक सोल्जर है और वो फौज में है तो इसलिए उसे इस सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा आप वॉर मशीन के सूट के ऊपर उसका नाम भी देख सकते हैं जो है जेम्स रोड्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि बकी बांस को एक चैम्बर में रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है D23 और ये D23 रेफरेंस है डिज्नी के फैन इवेंट का। तो एक्चुअली में D23 डिज्नी का एक फैन इवेंट है जिसमें कि वो हर साल अपने आने वाले न्यू मूवीज न्यू शोज एंड न्यू एनिमेशंस को अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक विडो एंड कैप्टन अमेरिका दोनों ही मॉनिटर्स के सामने खड़े हैं और मॉनिटर्स के ऊपर कुछ रैंडम नंबर्स आ रहे हैं लेकिन एक्चुअली में ये कोई भी रैंडम नंबर्स नहीं है। ये एक्चुअली में अलग अलग देशों के टाइम्स है। जैसे कि ये पहला है जोलू का, दूसरा है न्यूयॉर्क का, तीसरा पेरिस का, चौथा बर्लिन का और इसी तरह से सभी कंट्रीज के अलग अलग टाइम यहाँ के क्लॉक्स के ऊपर मेंशन किए गए हैं। और इसके बाद जब जीमो अवेंजर्स हेडक्वार्टर में आकर बकी को अपने मिशन के लिए डिप्लॉय करता है तो बकी अपने आप को फ्री करने के बाद उस D23 चैम्बर को अपनी मेटल आर्म के साथ पंच करने लगता है। और बकी जब अपनी पावर के साथ इस ग्लास को पंच करता है तो ये ग्लास
ग्लास नहीं टूटता बल्कि पूरे का पूरा दरवाजा ही वहां से टूटकर अलग हो जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि बकी को गवर्नमेंट ने कितने ज्यादा मजबूत ग्लास में कैद कर रखा था। और इसके बाद जब बकी बाहर आता है और अपने मिशन के लिए रेडी टू कंप्लाई बोलता है, तो अगर आप ध्यान दें तो बकी इस वक्त जीमो की तरफ नहीं देख रहा, वो बिल्कुल सीधा देख रहा है बजाय जीमो की ओर देखने के, जिससे ये पता चलता है कि बकी इस वक्त पूरी तरह से किसी और के कंट्रोल में है और अपने होशो आवाज में नहीं है। और ऐसा इंसान तभी करता है जब वो किसी और के कंट्रोल में हो। और इसके बाद जब टोनी स्टार्क बकी बार्न्स के साथ फाइट करने जाता है तो वो अपने हाथ पे एक छोटा सा डिवाइस लाकर उसके साथ फाइट करता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसी डिवाइस में एक छोटी सी लाइट ब्लिंक कर रही है और ये लाइट एक छोटा आर्क रिएक्टर है। जी हाँ, ये एक मिनी वर्जन का आर्क रिएक्टर है टोनी के हाथ में, वही सेम आर्क रिएक्टर जो कि टोनी स्टार्क अपनी चेस्ट में लगाता है अपना आयरन मैन सूट पहनते वक्त। जिससे कि हमें यह पता चलता है कि टोनी स्टार्क कितना जीनियस है कि उसने छोटे से छोटा आर्क रिएक्टर भी बना लिया है अपने यूज करने के लिए। और इसके बाद जब बकी एवेंजर्स हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है तो वो सीधे हेलीकॉप्टर के पास जाता है और उस हेलीकॉप्टर को ऑन करते वक्त अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर लिखा हुआ है फॉर ग्रॉस वेट इन एक्सेस ऑफ 2850 kg अप टू 3000 kg, यानी कि ये हेलीकॉप्टर 3000 किलो तक वेट उठा सकता है। और जब कैप्टन अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ अपने हाथों से रोका तो आप सोच सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने 3000 किलो से भी ज़्यादा का वजन इस हेलीकॉप्टर के ऊपर डाला है। और उसके बाद जब टोनी पीटर के कमरे में जाकर उससे बात करता है तो पीटर उसे बताता है कि वो बुक्स पढ़ता है और कंप्यूटर बनाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हम पीटर के कमरे में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी और मोटी बुक्स पड़ी देख सकते हैं, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्वल सिर्फ कहता ही नहीं बल्कि उन डिटेल्स को अपनी मूवी के ऊपर अप्लाई भी करता है। और इसके बाद जब क्लिंट वांडा को अवेंजर फैसिलिटी से ले जाने के लिए आता है तो उसकी विजन के साथ फाइट होती है। हॉकाई विजन के ऊपर अटैक करता है तो विजन अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बना लेता है और उसकी फेस की शेप और उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इसके बाद जब वांडा अपनी पावर्स से विजन को कंट्रोल करती है तो पहले विजन के माइंड स्टोन का कलर था येलो, लेकिन वांडा के कंट्रोल करने के बाद उसके माइंड स्टोन का कलर येलो से रेड में बदल जाता है। और उसके बाद आता है एयरपोर्ट वाला सीन। तो इस एयरपोर्ट वाले सीन में जर्मन लैंग्वेज में एयरपोर्ट को खाली कराने की अनाउंसमेंट होती है और इस अनाउंसमेंट को बकी के अलावा और कोई भी समझ नहीं पाता। Got a chopper lined up. Es ist eine Notsituation. Alle Passagiere müssen den Flughafen sofort evakuieren. We're evacuating the airport. क्योंकि बकी ने खुद बताया था कि वो 30 से भी ज़्यादा लैंग्वेज जानता है और सभी तरह के विंटर सोल्जर्स 30 तरह की लैंग्वेज जानते हैं। With these guys, he could do it. They speak 30 languages, can hide in plain sight, infiltrate, assassinate, destabilize. They can take a whole country down in one night. You never see them coming. और इसके बाद एंट्री होती है आयरन मैन एंड वॉर मशीन की। तो जब आयरन मैन जमीन के ऊपर लैंड करता है तो जमीन नहीं हिलती, लेकिन जब वॉर मशीन जमीन के ऊपर लैंड करता है तो कैमरा काफी ज्यादा शेक होता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वॉर मशीन का सूट कितना ज्यादा हैवी है। तो इसके बाद जब वॉर मशीन दोबारा लैंड होता है तो तब भी जमीन ऐसे ही हिलती है। और जब हमें वॉर मशीन का इंटरफेस दिखाया जाता है तो उसमें हम राइट साइड में एक स्कैनिंग एरिया देख सकते हैं और ये एरिया कोई और नहीं बल्कि पूरे के पूरे एयरपोर्ट का स्कैनिंग एरिया है जहाँ पर वो इस वक्त खड़े हैं। और इसके अलावा हम वॉर मशीन की लेफ्ट साइड के ऊपर उसकी एमोस को भी देख सकते हैं, जो कि टोटल 12 एमोस के राउंड हैं और उनमें से 2 इंगेज है जिनके ऊपर रेड कलर के डॉट्स हैं। और उसके बाद जब विंटर सोल्जर में फैल्कन का सामना होता है स्पाइडरमैन के साथ, तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहली बार जब विंटर सोल्जर स्पाइडरमैन को देखता है तो वो हंस रहा होता है। और इसके अलावा जब विंटर सोल्जर अपनी मेटल आर्म के साथ स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करता है तो स्पाइडरमैन सिर्फ अपने हाथ से ही उसकी मेटल आर्म को रोक लेता है और ये देखकर खुद विंटर सोल्जर भी बहुत हैरान होता है। लेकिन ये नॉर्मल स्पीड में देखना शायद पॉसिबल नहीं था, तो अगर आप स्लो मोशन में देखें तो आपको दिखेगा कि बकी का एक्सप्रेशन कैसा था जब स्पाइडरमैन ने उसकी आर्म को सिर्फ अपने हाथ से रोक लिया। हालांकि वही दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका को बकी की मेटल आर्म के पंच को रोकने के लिए अपनी शील्ड का सहारा लेना पड़ा था। और उसके बाद जब आयरन मैन एंड वांडा का सामना होता है तो वांडा अपनी पावर्स के साथ आयरन मैन के ऊपर कई सारी कार्स फेंकती है और उन्हीं में से एक कार आयरन मैन के शोल्डर के ऊपर लगती है। और इसके बाद आगे हमें आयरन मैन के इंटरफेस में उसके शोल्डर पूरी तरह से रेड दिखाया जाता है। और उसके बाद जब स्पाइडरमैन अपने वेब के साथ विंटर सोल्जर एंड फैल्कन को बांध देता है तो फैल्कन अपने रेड विंग की हेल्प से स्पाइडरमैन को वहां से बाहर फेंक देता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रेड विंग स्पाइडरमैन को अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाता बल्कि सिर्फ उसे उस बिल्डिंग से बाहर निकालकर वहीं पर फेंक देता है। तो इसके बाद जब एंटमैन बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि उसकी स्क्रीन रेड से ब्लू कलर में चेंज हो गई है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है कि जो रेड कलर के पिंक पार्टिकल्स है वो छोटा बनाते हैं और ब्लू कलर के पिंक पार्टिकल्स बड़ा बनाते हैं, तो इसलिए उसकी स्क्रीन रेड से ब्लू हो जाती है। और सिर्फ स्क्रीन ही नहीं बल्कि एंटमैन के सूट में जितने भी रेड कलर की लाइट ब्लू में चेंज हो जाती है उसके बड़े हो जाने के बाद। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जब स्पाइडरमैन एंड कैप्टन अमेरिका का सामना होता है तो स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका को बताता है कि टोनी स्टार्क ने बोला था कि उसके पैरों पर वार करें और यही एग्जैक्ट चीज
टोनी स्टार्क ने भी क्लाइमैक्स में करी थी कैप्टन अमेरिका के साथ। और इसके बाद जब टोनी स्टार्क का सामना फैल्कन से होता है तो फैल्कन टोनी स्टार्क के मुंह के ऊपर अपना रेड विंग छोड़ता है और वो टोनी स्टार्क को हिट करता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि एक नेट जैसी चीज स्विंग होती हुई फैल्कन के पास से निकल जाती है। तो पहले बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि वो रेड विंग से निकला था, लेकिन अगर आप स्लो मोशन में देखें तो ये ट्रैप टोनी स्टार्क ने फैल्कन को ट्रैप करने के लिए छोड़ा था। और इसके बाद जब एंटमैन बड़ा होने के बाद वॉर मशीन के ऊपर एयरप्लेन के विंग के साथ अटैक करता है तो वॉर मशीन अपनी बुलेट्स के साथ उस विंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वॉर मशीन अपनी मैगजीन को भी चेंज करता है, जो कि काफी रियलिस्टिक चीज थी इस फाइटिंग में। और अगर आप इसी सीन को ध्यान से देखें तो आपको स्पाइडरमैन भी एंटमैन के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि नॉर्मल स्पीड में शायद किसी ने नहीं देखा। और इसके बाद जब वांडा अपने पावर्स का यूज करके कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर को उस एयरप्लेन के पास जाने के लिए हेल्प करती है तो वहीं पर हम देखते हैं कि वॉर मशीन अपनी सोनिक बूम के साथ वांडा को ये करने से रोकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सोनिक बूम एक मिनी वर्जन है 2008 में आई द इनक्रेडिबल हल्क के सोनिक बूम का। 2008 में जो हल्क को रोकने के लिए सोनिक बूम मशीन बनाई गई थी वो भी स्टार्क मेंशन ने बनाई थी, और ये एक मिनी वर्जन है जो कि वॉर मशीन के सूट में फिट है और इसे भी टोनी स्टार्क ने ही बनाया है। और इसके बाद जब एंटमैन हारने के बाद छोटा हो जाता है तो एंटमैन अपना मास्क उतारने के बाद ऑरेंज स्लाइसेस मांगता है। और अवेंजर्स एंड गेम में भी हमने ये देखा, जब हॉकाई अपनी फैमिली को मिलने के बाद टाइम ट्रेवल कर वापस आता है तो हम देख सकते हैं कि एंटमैन के हाथ में ऑरेंज स्लाइसेस है जो कि वो हॉकाई को ऑफर करने वाला था। और आगे हमें पता चलता है कि जीवो ने उस आदमी को मार दिया है जिसने कि पहले विंटर सोल्जर के साथ इंटेरोगेशन करनी थी। और बाद में फ्राइडे टोनी स्टार्क को उस आदमी की पिक्चर भी दिखाता है और ये एक कैमियो है। डायरेक्टर है इस मूवी के दी रूसो ब्रदर्स का और ये को डायरेक्टर है जिनका नाम है जोए रूसो। और उसके बाद हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर जेट से जो गन्स निकालता है उस पर लिखा होता है रोमानोफ, यानी कि ये गन्स बिलोंग करती है नताशा रोमानोफ AKA ब्लैक विडो को। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जब टोनी स्टार्क को ये रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स को बकी बांस ने मारा है तो अगर आप ध्यान से देखें तो बकी बांस की आंखों में भी उस वक्त पानी होता है, यानी कि वो भी इमोशनल होता है और उसे अपने किए पे पछतावा होता है। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज जब तीनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है तो कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड के साथ टोनी स्टार्क के एक थ्रस्ट बस्टर को डैमेज कर देते हैं। और इसी चीज का एनालाइज हम टोनी स्टार्क की एनालिस्टिक में देख सकते हैं, जो कि उसकी लेफ्ट लेग को रेड दिखा रहा है, यानी कि ये हिस्सा डैमेज हो चुका है। और इसके बाद जब कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन के बीच फाइट होती है तो आयरन मैन फ्राइडे को कैप्टन अमेरिका की सभी फाइटिंग स्किल्स को एनालाइज करने के लिए बोलता है। तो और एनालाइज करते वक्त आप देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका को आयरन मैन उसकी शील्ड के थ्रू भी देख सकते हैं उनके एनालिस्टिक के कारण। और इसी के साथ साथ कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के किसी भी सूट के हिस्से को पंच करते हैं तो वो एरिया वहां से रेड हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका किस किस हिस्से पर पंच कर रहे हैं आयरन मैन के सूट के ऊपर। एंड द नेक्स्ट डिटेल इज अबाउट द कॉलर ऑफ वांडा। तो वांडा के गले में एक कॉलर लगा हुआ है और ये वही कॉलर है जो कि म्यूटेंट्स के लिए बना है, यानी कि ये कॉलर म्यूटेंट्स की सभी पावर को डिसेबल कर देता है और वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाते जब तक ये कॉलर उनके गले में लगा हुआ है। और यही सेम कॉलर हमने एक्समैन की कई मूवीज और यहाँ तक डेडपूल की भी मूवीज में देखा हुआ है। और इसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स में स्टीव रॉजर टोनी स्टार्क को एक मोबाइल भेजते हैं ताकि वो जब भी उनकी जरूरत पड़े तो टोनी स्टार्क उन्हें बेझिझक कॉल कर सकता है। और यही फोन हमने आगे इन्फिनिटी वॉर में देखा जब टोनी स्टीव रॉजर्स को कॉल लगाने वाले होते हैं। सो गाइस, अगर रेड विंग की बात करें तो कॉमिक बुक्स में रेड विंग एक ड्रोन नहीं बल्कि एक लिविंग बर्ड था है जो कि फैल्कन के साथ हमेशा रहती है। और मैंने इस टॉपिक को अपनी एक वीडियो में भी कवर किया है जिसका लिंक आप करंटली आई बटन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, तो इस वीडियो का खत्म होने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। तो ये थी मेरी डिटेल्स अबाउट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी डिटेल्स थी जो मैंने इस मूवी से स्पॉट करी हैं और कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मैं आपके सामने ला पाऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर किस MCU की मूवी के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्स ढूंढूं और एक वीडियो बनाऊं, नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। सो बी श्योर टू कमेंट बिलो विच मूवी यू वांट टू सी नेक्स्ट एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।